Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor. और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी 2025 पीटी 365 और अपडेटेड पार्ट दोनों को मिलाकर जितने भी इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स हैं हम सभी को डिस्कस करेंगे ब्रीफली। जो इम्पोर्टेंट होगा वो भी मैं मेंशन कर दूंगी और जो इम्पोर्टेंट नहीं है जिसको हमें स्किप करना है वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। पहली न्यूज है रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीसीज। आईयूसीएन ने कुछ टाइम पहले ही जो रेड लिस्ट होती है थ्रेटन स्पीसीज की उसको अपडेट किया। उसके अंदर अपडेट होने पे देखो ये बात हमें पता है कि आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट होती है उसमें जितने भी प्लांट स्पीसीज एनिमल स्पीसीज होते हैं या कोई और स्पीसीज होते हैं सभी के आगे कुछ ना कुछ एक स्टेटस लगता है, डिपेंड ऑन कि उनकी सिचुएशन फिलहाल वर्ल्ड लेवल पर क्या है। मेनली हम किस पर फोकस करते हैं तो वीयू के ऊपर, वल्नरेबल जिनका हाई रिस्क है कि ये धरती के ऊपर से अर्थ के ऊपर से खत्म हो सकते हैं, इंडेंजर्ड जिनका बहुत वेरी वेरी हाई रिस्क है, और सीआर क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो बिल्कुल ही खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद ये ईडब्ल्यू और ईएक्स उनके लिए यूज होता है कि उनसे रिलेटेड अब हमें कोई भी रीजनेबल डाउट नहीं कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और मे बी वो जो लास्ट इंडिविजुअल है वो भी मर चुका है, डाइड हो चुका है, चाहे वो प्लांट स्पीसीज हो चाहे वो एनिमल स्पीसीज हो। और बाकी ये है एलसी लीस्ट कंसर्न नियर थ्रेटन जो अभी तो उस स्टेज के ऊपर नहीं है कि एक्सटेंशन की बात हो, लेकिन मे बी इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। डाटा डेफिशिएंसी कि अभी तक इनफ डाटा ही नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि ये जो स्पीशीज है इसकी कंडीशन फिलहाल क्या है। तो अभी कुछ स्पीसीज का जो स्टेटस है वो चेंज हुआ, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब मैंने आपको एक क्लास करवाई थी स्पीसीज इन न्यूज फॉर यूपीएससी 2025। अगर आपने वो क्लास की है और वहां पर सभी स्पीसीज को कवर किया है तो उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी देखने की, कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। अब ये कॉन्फ्रेंस थी, भूटान गवर्नमेंट ने होस्ट की थी, इसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है। इंडियन टाइगर के बारे में सारी डिटेल जो थी हम ऑलरेडी हमारे स्पीसीज इन न्यूज वाली क्लास के अंदर कर चुके हैं, कंजर्वेशन एफर्ट्स को भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर इसको भी स्किप कर देंगे। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये अलायंस लास्ट 1-1.5 साल से काफी ज्यादा न्यूज में रही। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। लॉन्च बाय इंडिया ऑन 50th ईयर ऑफ इंडियाज प्रोजेक्ट टाइगर इन 2023 के अंदर लॉन्च की गई। अपार्ट फ्रॉम इंडिया कुछ और कंट्री थी जिन्होंने इसको ज्वाइन किया। हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर ही है। काम क्या था कि जो 7 बिग कैट स्पीसीज हैं वर्ल्ड के अंदर उनको प्रोटेक्ट करना इसका काम था। 7 बिग स्पीसीज कौन कौन से हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पुमा। अब इन सभी 7 के अंदर से जो इंडिया के अंदर ना जैगुआर है ना इंडिया के अंदर पुमा, इन दोनों का इनहेबिट्स इंडिया के अंदर फिलहाल नहीं है। आपको इन सभी का आईयूसीएन स्टेटस पता होना चाहिए। टाइगर का इंडेंजर्ड है, लॉयन का, चीता, स्नो लेपर्ड और लेपर्ड इन चारों का वल्नरेबल है, नियर थ्रेटन है जैगुआर का और लीस्ट कंसर्न है पुमा का। बस इतना सा हमको इसमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एलिफेंट सेंसस 2023 के अंदर एलिफेंट का सेंसस हुआ। हमें पता है कर्नाटका के अंदर सबसे ज्यादा एलिफेंट इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा हमें इंडियन एलिफेंट की जो बेसिक चीजें हैं वो पता होनी चाहिए, जो हम ऑलरेडी हमारी स्पीसीज वाली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको भी यहाँ पर स्किप कर सकते हमें पता है एशियन एलिफेंट जो है वो इंडेंजर्ड है, वहीं अफ्रीकन एलिफेंट के अंदर जो फॉरेस्ट एलिफेंट है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और जो सवाना एलिफेंट है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं। फिर ये डिफरेंस दे रखा है, ये डिफरेंस की भी हमने बात ऑलरेडी कर ली थी तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ द राइनो 2024 रिपोर्ट। ये राइनो के ऊपर रिपोर्ट आई। अब देखो राइनो के अंदर 5 टाइप की स्पीसीज होती है। टोटल वर्ल्ड के अंदर 28,000 राइनो है, जिनके अंदर आपको 5 डिफरेंट स्पीसीज जो है वो देखने को मिलेंगी। 5 स्पीसीज के अंदर 2 स्पीसीज होती है अफ्रीकन, जिसमें है एक व्हाइट राइनो, एक है ब्लैक राइनो। 3 है एशियन, जिनके अंदर एक है इंडियन राइनो, एक है सुमित्रन राइनो एंड एक है जेवन राइनो। अब
इससे अलावा यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है अफ्रीकन राइनो और एशियन राइनो के अंदर। ये आपको देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना डीप में राइनो के ऊपर आपसे नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा आईयूसीएन स्टेटस देख लेना। मेनली आपको याद रखना इंडियन राइनो का, जो कि है वल्नरेबल। राइनोज आपको इंडिया में कहाँ देखने को मिलेंगे? आपको असम की साइड राइनोज देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड बात भी हम ऑलरेडी हमारे स्पीसीज वाले लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। लेसर फ्लोरिकन, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये दोनों अगर आपने वो क्लास देख ली है तो वहां से आप स्किप कर सकते हो, और अगर नहीं देखी है तो उस क्लास को जाकर देखना, क्योंकि उस क्लास से ये चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी और बहुत जल्दी आधे घंटे की क्लास में आपके सारे स्पीसीज कवर हो जाएंगे। और स्पीसीज से रिलेटेड 100% यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का स्टेटस दे रखा है, शेड्यूल दे रखा है, कंजर्वेशन एफर्ट्स दे रखे हैं, सारी चीजें दे रखी हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। भट्टरकनिका नेशनल पार्क के बारे में भी हम बात कर चुके हैं स्पीसीज वाली क्लास के अंदर। ये एक रामसर साइट भी है, ये बात भी हमें याद रखनी है। घड़ियाल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इसको भी यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है फंगल रिकॉग्नाइजेशन एंड कंजर्वेशन, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। अब इस न्यूज की वजह से हमें थोड़ा सा फंजाई की जो बेसिक डिटेल होती है हमें वो पता होनी चाहिए। बेसिक डिटेल क्या है? फंजाई एक वन ऑफ द किंगडम होता है। अब आपने कभी साइंस के 9th क्लास के अंदर हमें किंगडम्स का चैप्टर होता है, उसके अंदर हमें पता है कि हमारा जो पूरा अर्थ के ऊपर 5 किंगडम्स के अंदर RH विटेकर ने क्लासिफिकेशन दी थी, जिनमें से वन ऑफ द आपका किंगडम है फंजाई। एक प्लांटे किंगडम है, एक एनिमिलिया किंगडम है, उसी तरह एक किंगडम है आपका फंजाई। अब फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। उसके अलावा ये आपको ट्रॉपिकल में टेम्परेट से लेकर आर्टिक रीजन तक आपको फंजाई देखने को मिलेंगे, टेरिशियल इकोसिस्टम के अंदर भी और एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर भी। कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करें, इनकी एक सेल वॉल होती है, सेल वॉल का नाम क्या है? काइटिन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका हेटेरोट्रॉफिक होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर भी हो सकता है और लूज टिश्यू के लिए सिंगल सेलुलर भी इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मशरूम है, ईस्ट है, ये आपके फंजाई के अंदर काउंट होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? प्लांट की ग्रोथ के अंदर फंजाई हेल्पफुल होते हैं, ये कार्बन को स्टोर करने में मदद करते हैं, एज अ डीकम्पोजर्स हमारी अर्थ के ऊपर वर्क करते हैं। कुछ मेडिसिन के अंदर भी हम इनकी हेल्प लेते हैं, साथ में जो प्लास्टिक का डिग्रेडेशन है उसके अंदर भी ये थोड़े बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। उसके अलावा चिले वर्ल्ड की इकलौती ऐसी कंट्री है जो फंजाई से रिलेटेड लॉ फॉर कंजर्वेशन वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अब ये डिफ्रेंशिएशन दे रखा है फ्लोरा के अंदर, फोना के अंदर एंड फंगा के अंदर। अब अलग अलग किंगडम के अंदर ये तीनों आते हैं। ये प्लांटे किंगडम में प्लांट्स आते हैं, एनिमल किंगडम के अंदर एनिमल्स आते हैं, और ये आपके फंजाई हो गए। तो ये आप डिफ्रेंशिएशन भी यहाँ से कर सकते हो इफ यू वांट टू। नेक्स्ट है आपका यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को ने नए 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स को ऐड किया है कोलंबिया जैसी कंट्री से अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो अब टोटल साइट्स हो गई हैं यूनेस्को के अंदर 759 साइट। अब बात करते हैं MAB प्रोग्राम की। ये लॉन्च हुआ था 1971 में एज एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम। अब इसी के अंदर आपको इंडिया की भी कुछ जगहें मिलेंगी जो आपको पता होनी चाहिए। ये पूरा मैप है, ऑलरेडी 2 क्लासेस के अंदर हम इस मैप के बारे में बात कर चुके हैं, ये तीसरी क्लास है। इस मैप के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर नीचे मेंशन भी कर रखा है, जिनके अंदर आगे ये लगा हुआ है वो क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है और साथ में रामसर साइट भी है। तो इस तरीके से सारी चीजें यहाँ मेंशन है और ये आपको सारी चीजें कवर करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है इको सेंसिटिव एरिया। इसके अंदर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो इस बार यूपीएससी हमसे पूछ सके, तो हम इसको स्किप करेंगे। अब बात करते हैं वेस्टर्न घाट के बारे में। तो वेस्टर्न घाट की कैरेक्टरिस्टिक्स हमसे पूछी जा सकती हैं, रीजनल नेम्स हमसे पूछे जा सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर वेस्टर्न घाट के एरिया को शादरी कहते हैं, नीलगिरी हिल्स कर्नाटक और तमिलनाडु में कहते हैं, अनामलाई हिल्स और कार्डेमन हिल्स केरला और तमिलनाडु के अंदर कहते हैं। उसके अलावा क्या है
कि कवर्स 6% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया विद मोर देन 30% ऑफ प्लांट्स, फिश, फोना, बर्ड, मैमल्स हमें यहीं पे देखने को मिलते हैं। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी डिक्लेयर किया गया 2012 के अंदर। किसको? वेस्टर्न घाट को। उसके अलावा अगर वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक की बात करोगे तो वो है आपकी अनायमुंडी, जो अनमलाई हिल्स के ऊपर लाई करती है, और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू की भी, जो आपका पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू का रीजन है, इसकी भी हाईएस्ट पीक यही है। उसके अलावा आपको यहाँ पर आयरन के सोर्सेज मिलेंगे, मैग्नीज, बॉक्साइट की ओर्स भी आपको वेस्टर्न घाट पर देखने को मिलेंगी। बहुत सारी रिवर्स भी आपको यहाँ पर फ्लो होती दिखाई देंगी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, ऐसी बहुत सारी रिवर्स हैं जो वेस्टर्न घाट के अंदर फ्लो करती हैं। पाल घाट, थाल घाट एंड भोर घाट, ये कुछ पासेस हैं जो आपको वेस्टर्न घाट के अंदर मिलेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, यू कैन स्किप दिस, इसको भी आप स्किप कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे ऐसे, इसको भी स्किप कर सकते हो। और लास्ट में यहाँ पर भी आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इंडिया ने तो टॉप किया ही नहीं ना, इंडिया तो 176 रैंक पे है वैसे भी। फिर नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स है, इसको स्किप कर सकते हो। कैमल्स है, कैमल से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स यूएन ने डिक्लेयर किया 2024 के अंदर, बट कैमल से रिलेटेड ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनकर आ सके, तो इसलिए आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हो। यस, अगर आप राजस्थान के किसी एग्जाम के लिए कर रहे हो तो आपको ये न्यूज डेफिनेटली पता होनी चाहिए, तो आप इसको कवर कर सकते हो। नेक्स्ट है यूएन रेड, तो इसके बारे में यहाँ तक तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पता होना चाहिए, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको भी हम स्किप कर देंगे, ये भी हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट है मैनग्रोव कंजर्वेशन, यहाँ पर थोड़ी सी चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब IUCN रेड लिस्ट ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम के अंदर उसने इंडिकेट किया दैट अबाउट 50% of the ecosystem examined were classified as vulnerable, endangered और critically endangered। तो ये तो न्यूज हो गई। अब हमें जो पता होना चाहिए वो यहाँ से स्टार्ट होता है। एक तो ये पता होना चाहिए कि इंडिया का स्टेटस मैनग्रोव्स का क्या है। मैनग्रोव्स इन लक्षद्वीप एंड ऑन कोस्ट ऑफ तमिलनाडु जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड अभी फिलहाल उनका स्टेटस चल रहा है। उसके अलावा जो लोकेशंस हैं जहाँ पर आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट इंडिया के अंदर दिखेंगे वो है आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, इन रिवर्स के जो डेल्टा है वहां पर। अब ये इनिशिएटिव है मिष्टी इनिशिएटिव, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये इनिशिएटिव किसके लिए, बस इतना पता होना चाहिए, मिष्टी इनिशिएटिव है कंजर्वेशन फॉर मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए ये इनिशिएटिव है। मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये इनिशिएटिव आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ इनिशिएटिव हैं जो इंडिया ने मैनग्रोव कंजर्वेशन के लिए अनाउंस किए थे। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जा सकता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव पुराना है, इस इनिशिएटिव को 10 साल हो गए इसलिए ये न्यूज के अंदर आ गया। नेक्स्ट है यूज नेचर रिस्टोरेशन प्लान, मेरे अकॉर्डिंग इसमें भी कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपसे पूछा जा सकता है, आप इसको भी स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, इसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है हाई सीज ट्रीटी। अब जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव किया किसको? साइनिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट, जिसको हम कहते हैं हाई सी ट्रीटी। हाई सी ट्रीटी क्या होता है कि आपको पता है कि आपका टेरिटोरियल जोन इंडियन ओशन के अंदर कितना है, कि सपोज हमारा जो टेरिटोरियल जोन है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा इकोनॉमिक जोन है इंडिया का, इंडियन ओशन के अंदर। अब उससे भी बियॉन्ड भी तो आप जब जाओगे वहां पर भी तो मराइन इकोसिस्टम है, उनको भी तो कंजर्वेशन की जरूरत है, वहां पर भी तो चीजें हैं, तो उनके लिए ये एग्रीमेंट है कि उनको भी कोई हार्म नहीं होना चाहिए। उस चीज का ध्यान रखना भी किसका काम है? कंट्रीज का ही काम है कि वहां पर भी हम कोई भी हार्म किसी को भी ना पहुंचाएं। तो अब ये है BBNG एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मेराइन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेचुरल ड्यूरेशन। इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंडर आती है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द
सी के अंदर, इट विल बी द थर्ड इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट अंडर अनक्लॉज इफ एंड व्हेन इट एंटर्स इनटू फोर्स, जब अभी फोर्स में आएगा। अडॉप्शन क्या है 2023 and is open for signature for 2 years. It will be an internationally legally binding treaty होगी। 91 कंट्रीज ने इसको साइन किया एंड 8 पार्टीज ने इसको रेटिफाइड कर दिया जून 2024 के अंदर। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, सिंपल सा, जो नेचुरल जुडिक्शन के बियॉन्ड जो आपके मराइन इकोसिस्टम है उसको भी प्रोटेक्ट करना। मिनिस्ट्री ऑफ जो अर्थ साइंस विल स्प्रेड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया, इस चीज को इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। बस इतना सा आपको यहाँ से पता होना चाहिए, बाकी चीजें जो हैं आप इनको कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट है कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग काफी जगह पर जो आपका कोस्टल एरिया है वहां पर देखी गई। आपको पता है कोरल रीफ्स क्या होते हैं, कोरल रीफ्स क्या होते हैं कि जो आपके छोटे छोटे मराइन इकोसिस्टम के मराइन एनिमल्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, वो क्या करते हैं जब वो ईट करते हैं तो वो जो स्केलेटन्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं वो नीचे इकट्ठे होते रहते हैं ओशियन के नीचे, और वहां पर क्या होता है फिर वो धीरे 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 वो एक स्ट्रक्चर बनता जाता है, रॉक लाइक स्ट्रक्चर बनता जाता है, जिनको हम कोरल रीफ्स कहते हैं। अब कोरल ब्लीचिंग सीन की गई कहाँ कहाँ पर, लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर, गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर एंड थोड़ा बहुत गोवा के अंदर भी उस चीज को देखा गया। तो अब उसके बारे में आपको बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये सारी चीजें होती क्या हैं, ताकि अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए या फिर कुछ उस चीज से रिलेटेड टर्म्स पूछे जाए तो आपको पता हो। हमें कोरल्स पता है क्या होते हैं, आर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स बिलोंगिंग टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड सिंड्रिया, ये हो गया। उसके बाद हमें पता है कोरल ब्लीचिंग क्या है, अब हमें वो देखना है। कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, जो कोरल्स होते हैं आर स्ट्रेच बाय चेंजेस इन कंडीशन, अगर पानी के टेम्परेचर में, लाइट में, न्यूट्रिएंट से, इन चीजों के अंदर अगर पानी के अंदर चेंज आ रहे हैं, उनसे क्या होगा, जो सिम्बायोटिक एल्गी है वो एक्सपेल हो जाएगी और वो क्या करेगी, कॉजिंग देम टू टर्न कम्प्लीटली वाइट, उससे जो नीचे का चीजें हैं वो बिल्कुल वाइट हो जाएंगी, और वो चीजें क्या हैं वो फिर मराइन इकोसिस्टम के लिए चीजें काफी हार्मफुल होती चली जाएंगी। अब फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, ओशियन के टेम्परेचर का इंक्रीज होना, पोल्यूशन है, एक्सट्रीम लो टाइड्स हैं, ओशियन के अंदर एसिडिफिकेशन है, बायोलॉजिकल इन्वेजन है, ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से क्या है, कोरल ब्लीचिंग की जो चीज कोरल ब्लीचिंग है वो इंक्रीज हो जाती है, और जिससे कि मराइन इकोसिस्टम के लिए वो चीज सही नहीं है और उनकी हेल्थ के लिए वो चीज सही नहीं। बस दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आपको देखनी है। रामसर साइट, न्यू वेटलैंड्स फ्रॉम इंडिया वर एडेड टू द रामसर लिस्ट, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ साइट्स टू 85। अब इंडिया के अंदर टोटल 85 रामसर साइट्स है। 85 के 85 का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि याद रख भी नहीं सकते, जो न्यूली एडेड हुए हैं 4 उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला है नागी एंड नक्ती बर्ड सेंचुरी, बिहार। बोथ आर man-made reservoirs हैं and feature dry deciduous forest surrounded by hills. They are recognized as an important bird and biodiversity area by BirdLife International। एक तो ये है। नेक्स्ट है नंजारायन बर्ड सेंचुरी, कहाँ पर है ये, तमिलनाडु के अंदर है। नंजारायन लेक, अ लार्ज शैलो वेटलैंड नेम्ड आफ्टर किंग Nanjaran who restored and repaired it. It depends on heavy rainwater flow from Nalar drain. नेक्स्ट है आपका कजुविली बर्ड सेंचुरी, ये भी आपकी तमिलनाडु से ही है। ब्रैंकिश शैलो लेक लोकेटेड ऑन कोरोमंडल कोस्ट इन नॉर्थ ऑफ पौंडुचेरी, कनेक्ट है जो बे ऑफ बंगाल से बाय ब्रैंकिश उपकली क्रीक एंड यदुनिथु एस्ट्रॉय, लाइज इन सेंट्रल एशियन फ्लाईवे ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। नेक्स्ट है आपकी तावा रिजर्वर जो मध्य प्रदेश के अंदर है, इसको भी रामसर साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। लोकेट कहाँ, इनसाइड सतपुरा टाइगर रिजर्व एंड बॉर्डर सतपुरा नेशनल पार्क एंड बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कंस्ट्रक्ट है एट कन्फ्लुएंस ऑफ तावा एंड देनवा रिवर्स। वेटलैंड्स क्या होते हैं, वो एरिया लैंड का जो सैचुरेट होता है वाटर से। Wetland must meet at least one of 9 criteria like regularly supports 20,000 or more water birds or conserving biodiversity extra। मतलब ये सारी चीजें जब आपको इंक्लूड किया जाएगा उसके अंदर। सिग्निफिकेंस क्या है, वही बायोडाइवर्सिटी को बचाना, कुछ चीजों को और अच्छी तरीके से मैनेज करना।
थोड़ा सा रामसर कन्वेंशन के बारे में पता होना चाहिए। ये एक इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स और वेटलैंड्स के रिसोर्सेज को। अडॉप्टेड एट रामसर, रामसर एक जगह का नाम है, ईरान की जगह है, वहां पर इसको अडॉप्ट किया गया था फर्स्ट टाइम 1971 में, और 1975 के अंदर ये फोर्स में आया। लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और द रामसर लिस्ट कंटेन वेटलैंड्स विच होल्ड सिग्निफिकेंस वैल्यू फॉर ह्यूमैनिटी एज अ होल। और ऐसे इंडिया के अंदर 85 साइट्स हैं, जिनमें से ये 4 साइट्स अभी रिसेंट टाइम में ऐड की गई कुछ टाइम पहले, तो इन 4 साइट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। अब है कुछ और वेटलैंड्स जो न्यूज में रहे, इनको भी हम देख लेते हैं। पहली है पैंगोंग त्सो लेक। ये लेक हमारी लद्दाख के अंदर है, जो आपकी 3 इडियट की शूटिंग हुई थी, लास्ट जो पार्ट था वो भी यहीं पर था, तो एक आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कन्वर लेक, एक फ्रेश वाटर नेचुरल वेटलैंड है। ये कहाँ से वाटर मिलता है इसको? ड्रॉज वाटर फ्रॉम कन्फ्लुएंस ऑफ गंडक, ब्यास एंड करे रिवर। बिहार की पहली रामसर साइट है ये, और इम्पोर्टेंट स्टॉपवेयर है अलोंग सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। नेक्स्ट है आपका सुंदरबन मैनग्रोव, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम यहाँ मिला आपको देखने को मिलता है। ये लोकेट कहाँ पर करता है? वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टा के ऊपर, जो किसके कन्फ्लुएंस से बनता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के कन्फ्लुएंस से। एक है आपकी पुलिकट लेक, जो कहाँ लोकेट करती है? बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के। सेकंड लार्जेस्ट ब्रैंकिश वाटर लेक है ये इंडिया के अंदर, चिल्का लेक के बाद। जो आपका श्री हरिकोटा आइलैंड है, सेपरेट करता है लेगून्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, और इसी आइलैंड के ऊपर आपके मेनली जो स्पेस मिशंस हैं वो भी कंडक्ट कराए जाते हैं। फेड किस कौन कौन सी रिवर से होती है? बाय कलंगी एंड अरानी रिवर, और सपोर्ट करता है लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ फ्लेमिंगोस। अब नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन स्प्रिंग इनिशिएटिव। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा, स्किप कर सकते हो, इसको भी स्किप कर सकते हो। वैसे भी स्पेसिफिक टू तेलंगाना न्यूज है, तो ये अगर वहां का कोई एग्जाम होगा तो ये इम्पोर्टेंट वहां के लिए है। नेक्स्ट है फिशमिप इनिशिएटिव, इसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा, स्किप इट। फ्लैंकॉन टॉन क्रैश है, फ्लैक्टॉन क्रैश आपने इंस्टाग्राम पे भी बहुत देखा होगा, बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। आपको बस इतना पता होना चाहिए क्रैश हैपन क्यों होता है, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और लैक ऑफ CO2 इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल के टाइम पर। नेक्स्ट है गेप लिमिटेशन, इसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है, स्किप इट। मेगाफोना, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, स्किप इट। नेक्स्ट है स्ट्रोमाटोलाइटिस, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट स्किप इट। इन्वायरमेंटल DNA, इसके अंदर थोड़ा सा है कि आपको पता होना चाहिए eDNA क्या है। eDNA इज एन ऑर्गेनाइजमल DNA, क्या होता है? जो रिलीज किया जाता है इन्वायरमेंट के अंदर फ्रॉम सेलुलर मटेरियल शेड बाय ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो सेलुलर मटेरियल कुछ भी हो। सब वो आपने सुना होगा, जो स्नेक है वो अपनी स्किन को चेंज कर देता है, स्किन को उतार कर कहीं पर भी वो छोड़ देता है और वो आगे बढ़ जाता है, फिर उसको दोबारा स्किन आ जाती है। तो इस टाइप की काफ़ी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कुछ ना कुछ अपनी बॉडी से शेड कर देते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, इक्वेटिक के अंदर या पानी के अंदर या फिर टेरिशियल लैंड के ऊपर भी। तो क्या होता है, eDNA इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड, फिर उस चीज को यूज किया जाए टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज एंड असेस बायोडाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम, कि वो जो चीजें कर रहे हैं वो ऐसे जो अपनी कुछ मटेरियल है उसको जो शेड करके टेरिशियल लैंड के ऊपर या इक्वेटिक पानी के अंदर वो चीजें जो मिलती हैं उनको जो स्टडी करना होता है, उस स्टडी से क्या होता है, हमें उस स्पीसीज के बारे में थोड़ी और चीजें पता चलती हैं, हम बायोडाइवर्सिटी को और ज्यादा समझ पाते हैं। And this information can be used to inform the IUCN Red List of Threatened Species and other conservation too. तो वहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। नेक्स्ट है स्पेशिएशन। स्पेशिएशन क्या है? एक लीनियर स्प्लिटिंग इवेंट है, डेट प्रोड्यूस क्या करेगा? 2 और मोर सेपरेट स्पीसीज, और इस प्रोसेस से क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी जनरेट होती है। स्पेशिएशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बस इनके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। जैसे एलोपेट्रिक है, मतलब जो नया स्पीसीज फॉर्म हुआ फ्रॉम, कैसे? ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन से। पेरीपेट्रिक क्या होगा? न्यू स्पीसीज का फॉर्म होना फ्रॉम अ स्मॉल पॉपुलेशन, जो कहाँ पर रहती है? एज ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन, यानी कहीं पर किसी स्पीसीज की लार्ज पॉपुलेशन है, उसी के एज के ऊपर किसी और स्पीसीज की
स्मॉल पॉपुलेशन का रहना। पैरापेट्रिक क्या है, न्यू स्पीसीज फॉर्म फ्रॉम अ कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन से। सिम्पेट्रिक क्या है, न्यू स्पीसीज का फॉर्म होना फ्रॉम विद इन द रेंज ऑफ द एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से। तो ये ऐसे करके कुछ स्पेसिफिकेशन है, इनके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, बायोल्यूमिनेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, किस चीज की, टू एमिट लाइट। लाइट एमिटेड कैसे होती है, प्रोड्यूस कैसे होते हैं, बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम एंजाइम कैटलाइज्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि इनके अंदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर दो यूनिक केमिकल्स की जरूरत होती है, वो होता है आपका लूसीफेरिन, एदर उसके अंदर लूसीफेरेज हो या फिर फोटोप्रोटीन, दोनों में से एक होगा तो भी जो एमिट लाइट वाला प्रोसेस है वो आपका पॉसिबल है। ऐसे कौन से कुछ एनिमल्स के नाम हमसे पूछे जाएं, तो कुछ स्पीसीज के नाम पूछे जाए तो स्पंजेस हैं, जेलीफिश हैं, वर्म्स हैं, सी वॉलनट्स हैं, फंजाई है, बैक्टीरिया है, ये कुछ हैं जो ऐसा करते हैं। अब ये चीज करना क्यों जरूरी है, कि सपो किसके लिए जरूरी है, प्रीडेटरी एनिमल से बचने के लिए। कि प्रीडेटरी एनिमल्स कौन से होते हैं, जिनका खाना दूसरे एनिमल्स होते हैं, उनसे बचने के लिए। कि सपोज कोई ऐसा एनिमल है जो पता है जेलीफिश को खा जाएगा, तो वो तो जेलीफिश को भी पता है, तो जो पूरा जेलीफिश का ग्रुप होगा या फिर उनमें से कोई भी उस टाइम पर लाइट को एमिट करेगा जिससे सिग्नल मिल जाएगा, वो सभी ग्रुप में आ जाएंगे और वो ट्राई करेंगे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। ये है सारा सिस्टम। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर दो। ग्रीन वाटर एंड ब्लू वाटर, इसमें आपको पता होना चाहिए ग्रीन वाटर किस चीज को रेफर कर रहा है, रेफर्स टू मॉइस्चर इन सॉइल एंड वेजिटेशन, पार्ट है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का पार्ट है। ग्रीन वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय रूट्स, फिर प्लांट्स इसको रिलीज यूज करते हैं और फिर इसको रिलीज बैक कर देते हैं एटमोस्फेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ब्लू वाटर क्या है, इज अबाउट इनकम्पासिंग सरफेस और ग्राउंड वाटर, जो आपको लेक में मिलेगा, रिवर में मिलेगा, रिजर्वायर के अंदर मिलेगा। ब्लू वाटर रिचार्ज कैसे हो सकता है, बाय द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में रही, पहली आपकी साइट्स। साइट्स के बारे में हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी हमारी इन्वायरमेंट की क्लास में पढ़ चुके हैं, और अभी तक हमने पीछे जितनी भी चीजें देखी उनमें से काफी ऐसी चीजें थी जिनके बारे में हम अपने इन्वायरमेंट की जो वन शॉट वीडियो वहां भी डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ के बारे में स्पीसीज इन न्यूज वाला जो हमारा था वहां डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने एक क्लास ली थी प्लेसेस इन न्यूज फॉर यूपीएससी 2025, वहां भी हम चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीजें हम इन्वायरमेंट की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर दोबारा इसको रिपीट नहीं करेंगे। बस एक चीज यहाँ से हमें ऐड ऑन करनी है, वो है रिपोर्ट्स। साइट्स रोजवुड द ग्लोबल पिक्चर रिपोर्ट, ये भी पब्लिश कौन करता है, साइट्स ही इसको पब्लिश करती है। और दूसरी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट, तो इन दोनों ट्रेड के रिपोर्ट्स के नाम भी हमें पता होने चाहिए। IUCN IUCN के बारे में भी हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ हम इसको स्किप करेंगे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसके बारे में भी हमने बात की हुई है, तो यहाँ पर हम इसको भी स्किप कर देंगे। वैसे इसके अंदर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं जो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब ये है कोई कुछ डाटा है रिलेटेड टू क्लाइमेट से रिलेटेड ही है, बट ये डाटा जो है हमसे नहीं पूछा जाएगा। ये इंडिया का इनिशिएटिव है कि उनको 2030 तक जो उनके टारगेट्स हैं इंडिया के, कि उनको कहाँ पर कितनी चीज़ें चेंज करनी है रिलेटेड टू क्लाइमेट से, वो सारी चीज़ें हैं। बट ये सारी चीज़ें हमसे, ये डाटा जो है यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, तो हम इसको यहाँ पर आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है UNFCCC COP29। अब ये हुई थी, इसके बारे में आप पता होना चाहिए। COP29 हुई थी। UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हेल्थ लेटेस्ट कहाँ हुई थी, बाकू के अंदर हुई थी, अजरबैजान के अंदर। बाकू मतलब अजरबैजान की कैपिटल ही है, तो वहां पर ये हुई थी। कोप इज द क्या है, ये UNFCCC की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जहां पर जितने मेंबर हैं इसके अंदर वो सभी मिलते हैं और अपनी क्लाइमेट प्रोग्रेस को डिस्कस करते हैं, और फ्यूचर टारगेट्स को भी बाद में वहां पर डिस्कस किया जाता है। 2025 की मीटिंग कहाँ पर होगी, ब्राजील के अंदर होगी। और पहली मीटिंग कहाँ हुई थी 1995 के अंदर, वो भी आपकी जर्मनी के अंदर हुई थी, बर्लिन के अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए 2025 की मीटिंग कहाँ होने वाली है। 2024 की कहाँ हुई थी, आपकी बाकू अजरबैजान के अंदर। उसके अंदर कुछ एक मेजर चेंज किए गए, बट इतने आप याद नहीं रख सकते, तो हम इसको स्किप कर देंगे। UNFCCC के बारे में हम ऑलरेडी हमारी इन्वायरमेंट की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम यहाँ पर स्किप
कर देंगे। फिर कुछ की इनिशिएटिव्स हुए, कुछ की एग्रीमेंट्स हैं। ये दोनों एग्रीमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और पेरिस एग्रीमेंट 2015। दोनों के बारे में हमने हमारी इन्वायरमेंट क्लास के अंदर बात की है और इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर ये की इनिशिएटिव हैं जो COP29 के अंदर डिक्लेयर किए गए। एक बार नज़र से थोड़ा सा इन चीज़ों को एक बार गो थ्रू कर लेना, ज़्यादा इसके अंदर फोकस दिखाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा और इतना हमसे एग्जाम के अंदर पूछा नहीं जा सकता। इंडिया एट COP29 कि इंडिया का क्या वहाँ पर टेक रहा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। इनके ऊपर भी आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है आर्टिकल 6, after a decade of negotiation, the rules for carbon trading under Article 6 of the Paris Agreement have been finalized. जो आपका पेरिस एग्रीमेंट है उसके अंदर एक आर्टिकल 6 है जो रिलेटेड टू कार्बन ट्रेडिंग है, उससे रिलेटेड बात यहाँ पर की गई है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जाए, बट हाँ आपको पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो आपके लिए मोर देन इनफ है। यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट दोनों के अंदर कार्बन ट्रेडिंग से रिलेटेड क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर मेंशन है, इसको भी एक बार गो थ्रू यहाँ से कर लेना। नेक्स्ट है क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। बट यस, इन सभी न्यूज की वजह से एक चीज जो कॉमन हाईलाइट हो रही है वो है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, जो पुराने हैं बट न्यूज में है, इसलिए आपको वो बहुत अच्छी तरह रिवाइज दोबारा करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। इसके अंदर कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट, जो आपसे पूछा जाएगा इसको आप स्किप कर दो, इसको सभी को यहाँ पर स्किप कर दो। नेक्स्ट है अंटार्कटिक ट्रीटी। 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हुई एंड 26 कमिटी ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, दोनों ही कंक्लूड कहाँ पर हुई, इंडिया के अंदर हुई। होस्ट किसने किया था, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अबाउट अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले साइन हुई थी वॉशिंगटन के अंदर 1959 में, बाय कितनी कंट्रीज ने की थी, 12 कंट्रीज ने। फोर्स के अंदर कब आई, 1961 के अंदर। इंडिया भी इसकी कंसल्टेटिव पार्टी से बना, कब से है इंडिया इसका पार्ट, 1983 से इसका पार्ट है। की प्रोविजन क्या है, अंटार्कटिका शैल बी यूज फॉर पीसफुल पर्पज ओनली, फैसिलिटेट इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन। अंटार्कटिका के अंदर वहाँ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को प्रोहिबिट करना, रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स भी वहाँ पर अंटार्कटिका के अंदर प्रोवाइड करना, और कुछ अदर सेफगार्ड्स भी हैं अंटार्कटिका को प्रोवाइड करना, वो भी यहाँ पर आपके मेंशन है। इंडिया के अंटार्कटिक से रिलेटेड इनिशिएटिव्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे दक्षिण गंगोत्री 1983 से इंडिया का पहला रिसर्च स्टेशन। करंटली ऑपरेशनल क्या है, कौन सा है, मैत्री 1989 से, और आपका भारती 2012 से। नेक्स्ट है क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क, इसने अपनी 10th सेंचुरी को अभी सेलिब्रेट किया। हेडक्वार्टर है इसके डेनमार्क के अंदर, उससे ज़्यादा यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव, यहाँ भी इंपॉर्टेंट नहीं। ग्रीनरी एजुकेशन पार्टनरशिप, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव, यहाँ भी ऐसा आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लास्ट कुछ साल के PYQs देखोगे तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि इतने सारे इनिशिएटिव, इतने सारे प्रोग्राम, इतनी सारी हेडलाइन, सब कुछ याद रखना पॉसिबल ही नहीं है। इसको भी आप स्किप करोगे, इसको भी स्किप करोगे, इसको भी स्किप करोगे, इसको भी स्किप करोगे। नेक्स्ट है ग्रीन क्रेडिट रूल, इसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, उसने दोबारा से फर्दर गाइडलाइंस दी हैं किससे रिलेटेड, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से रिलेटेड। तो ये सारी वो गाइडलाइंस लिखी हुई है। गाइडलाइंस जो है वो आपसे नहीं पूछी जाएंगी, तो आप इसको यहाँ पर स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है ग्रीन वॉशिंग। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसने इशू किए हैं क्या गाइडलाइंस को, फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग एंड मिसलीडिंग इन्वायरमेंटल क्लेम्स 2024। तो ये सारी चीज यहाँ पर दी गई है, आपको पता होना चाहिए ग्रीन वॉशिंग क्या है। गाइडलाइंस डिफाइन इट एज any deceptive or misleading practice which include concealing, omitting or hiding relevant information by exaggerating, making false or unsubstantiated environmental claims। कि इन्वायरमेंटल के इनसे रिलेटेड कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देना या फिर ऐसी कोई भी चीज़ें करना, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ग्रीन वॉशिंग। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर सारे प्रोविजंस मेंशन है। इतने सारे प्रोविजंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो यू कैन स्किप दिस।
नेक्स्ट है डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज डेक प्लस एस प्लांट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट DAC प्लस एस प्लांट मैमूथ स्टार्टेड ऑपरेशन इन आइसलैंड। अब ये सारी चीज़ें बाहर की न्यूज़ है, वैसे भी इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी नहीं है और इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो ये आपसे ये न्यूज़ भी नहीं पूछी जाएगी। ऐसा मत सोचना कि मैं सभी न्यूज़ के लिए यही कह रही हूँ, बट दैट्स अ रियलिटी कि यूपीएससी आजकल टाइम पर काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, इन चीज़ों के ऊपर फोकस भी नहीं करता और ज़्यादा तरीके से यूपीएससी उन क्वेश्चंस को पूछता है कि जो चीज़ें करंट में हैं बट उनका एक स्टैटिक पोर्शन आज से 20, 30, 40 साल पहले उनकी एक अच्छी खासी उस चीज़ की हिस्ट्री हो। जैसे आपका पेरिस एग्रीमेंट है 2015 के अंदर आया था, 2025 चल रहा है, 10 साल उसको कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा आने के चांसेस एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। CO2 मेथनॉल कंजर्वेशन, इंडिया का पहला CO2 मेथनॉल पायलट प्लांट जो है वो प्रपोज हुआ है कहाँ पर, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। तो यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, आपको थोड़ा बहुत मेथनॉल के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि एक स्टैटिक पोर्शन आ जाता है आपके साइंस के अंदर भी और इन्वायरमेंट के अंदर भी। इसको हम वुड एल्कोहल भी कहते हैं। इसके अंदर लो कार्बन होता है, हाइड्रोजन कैरिफ्यूल होता है, प्रोड्यूस क्या करता है, हाई एच को प्रोड्यूस करता है, कोल, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू CO2 फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट एंड नेचुरल गैस। इट कैन रिप्लेस पेट्रोल डीजल इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। जो मेथनॉल है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर पेट्रोल डीजल इनको रिप्लेस कर सकता है, एनर्जी सेक्टर के अंदर भी ये हेल्पफुल है और रिटेल कुकिंग के अंदर भी ये हेल्पफुल है और ये LPG को पार्शियली रिप्लेस कर सकता है, साथ में किरोसिन को कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकता है और वुड चारकोल को भी ये कम्प्लीटली जो है रिप्लेस कर सकता है। तो और बाकी चीज़ें यहाँ पर स्किप कर दो। नेक्स्ट ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम, अब ये अनाउंस हुआ था 2023 के अंदर, की इनिशिएटिव रहा अंडर द पंचकर्मा संकल्प। 5 मेजर अनाउंसमेंट्स इंक्लूडेड। इसके अंदर ये सारी अनाउंसमेंट जो थी वो इसके अंदर इंक्लूड थी। अ टग इज अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ बोट विच हेल्प्स मेगा शिप एंटर और लीव अ पोर्ट। ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक टग क्या है, पर्टिकुलर टाइप है, किसका क्लास है बोट के अंदर, जो क्या हेल्प करते हैं, जो बड़े बड़े शिप हैं उनको पोर्ट से दूर जाने में और पोर्ट के पास आने के अंदर उन शिप्स की हेल्प की जाती है। 30% फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ ग्रीन शिपिंग, ये भी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सागरमाला प्रोग्राम के बारे में हमें ऑलरेडी पता है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 जो है कि ग्रीन पोर्ट्स को प्रमोट करना, ग्रीन शिपिंग को इंडिया के अंदर प्रमोट करना, और ये सारी चीज़ें इंडिया चाहता है कि वो 2030 तक से पहले पहले अडॉप्ट कर ले। नेक्स्ट है कार्बन फार्मिंग। कार्बन फार्मिंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यहाँ भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप यहाँ पर भी स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है कीलिंग कर्व, इसके बारे में पता होना चाहिए। इट इज द रिकॉर्ड ऑफ एटमॉस्फेयर CO2 फ्रॉम मोइना लॉ ऑब्जर्वेटरी सिंस 1958। MLO जो स्टेशन है दैट मेजर क्या करता है, एटमॉस्फेयर के अंदर एलिमेंट्स को जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसके अंदर, क्लाइमेट चेंज के अंदर। लोकेट कहाँ पर है, हवाई के अंदर ऑन द साइड ऑफ मोइना लाव, जो क्या है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो की जगह है। नेक्स्ट है ग्रीन प्रीमियम। अब ये क्या है, Indian sovereign green bonds hardly receive any greenium from private investors according to Economic Survey 2023-24। ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डेट फंड स्पेसिफिकली कौन से, वो प्रोजेक्ट को स्पेसिफिकली फंड करते हैं जो रिलेटेड टू इन्वायरमेंट होते हैं। तो अब ग्रीनियम के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। इट रेफर्स टू प्राइसिंग बेनिफिट्स बेस्ड ऑन द लॉजिक दैट इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा और they can accept lower yields in exchange for sustainable impact, and it is the additional cost of choosing a clean technology over one that emits more greenhouses। अब कोई कंपनी है वो क्यों अपनी चीज़ों को ऐसे बनाने की सोचेगी जिससे कि पोल्यूशन ना फैले और एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट का एटमॉस्फेयर रहे। कंपनी ऐसा जब भी करेगी जब उनका भी कोई प्रॉफिट होगा, उनको भी कोई इन्वेस्टमेंट मिलेगी या फिर उनको उस चीज़ के कम पैसे देने पड़ेंगे, तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है टील कार्बन, इंडिया फर्स्ट टील कार्बन स्टडी अंडरटेकन एट क्यूलादू नेशनल पार्क।
तो ये है क्या रेफर करता है अबाउट टील कार्बन, रेफर्स टू कार्बन जो स्टोर किया जाता है कहाँ पर, इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स के अंदर, इनकम्पास करता है कार्बन स्वेस्टर्ड इन द वेजिटेशन माइक्रोबियल बायोमास एंड डिजोल्व एंड पर्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर। तो बस कुछ नहीं है, क्या रेफर करता है टील कार्बन की, रेफर करता है उस स्टोर कार्बन को जो कहाँ स्टोर किया जाता है, नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स के अंदर। एंड ये क्या होती है, इट बीइंग अ कलर बेस्ड टर्मिनोलॉजी रिफ्लेक्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन एंड लोकेशन रेदर देन इट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर सभी टाइप के कार्बन दे रखे हैं, पर्पल भी दे रखा है, कार्बन कैप्चर थ्रू द एयर और इंडस्ट्रियल एमिशन से उसको पर्पल कार्बन बोला जाता है। ग्रीन होता है जो टेरिशियल प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है, ब्लैक होता है जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से रिलीज होता है, रेड होता है जो रिलीज कहाँ से होता है, रिलीज थ्रू बायोलॉजिकल पार्टिकल्स जो स्नो के ऊपर होते हैं या आइस के ऊपर होते हैं। ग्रे कौन सा होता है, जो इंडस्ट्रियल एमिशन से रिलीज होता है, उसको ग्रे कार्बन भी कहते हैं। फिर यहाँ पर कुछ नहीं, इन सारी चीज़ों को हमें स्किप करना है, ये भी आप स्किप कर दो। अब है कुछ ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है, यूएनईपी न्यूज़ में है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इसको हमारी इन्वायरमेंट की क्लास में। जो ये पार्ट दे रखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वी डिस्कस एवरीथिंग अबाउट बेसल कन्वेंशन, रोटरडम कन्वेंशन, मिनमाटा कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, वेना कन्वेंशन। अगर आपने इन्वायरमेंट की क्लास मेरी नहीं देखी है और आप नहीं देखना चाहते हो तो इस जो पोर्शन को हमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी अच्छी तरीके से आपको इसको कवर करना है, इन सारी चीज़ों को, ये भी और साथ में यूएनईपी भी। नेक्स्ट है WMO, जेनेवा के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो WMO रिलीज करता है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। WMO ओजोन एंड यूवी बुलेटिन से रिलेटेड चीज़ें मेंशन है, की फाइंडिंग्स हैं कुछ, बट इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है WMO। बट यस, यूएनईपी को आप स्किप नहीं कर सकते, और साथ में जो ये पोर्शन है ना, इस पोर्शन को स्किप नहीं करना है। अगर मेरी इन्वायरमेंट की क्लास नहीं देखो तो यहाँ से प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से कवर कर लेना। इंटरनेशनल क्रैश फॉर फेयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, इसको आप स्किप कर सकते हो, यहाँ पर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन से रिलेटेड हमने सारी बात हमारी पोल्यूशन वाली क्लास में कर रखी है, तो आप इसको यहाँ पर स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्यूल गैस से रिलेटेड चीज़ें हैं, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर SO2 के बारे में बता रखा है कि एक कलरलेस रिएक्टिव एयर पॉल्यूटेंट होता है विद अ स्ट्रॉन्ग ऑडोर, हाई कंसेंट्रेशन हो अगर SO2 की इन द एयर, उससे क्या होगा, जनरली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अदर सल्फर ऑक्साइड, उससे जो अदर है और भी ज़्यादा सल्फर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो सकती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके अलावा बात है वाटर कंजर्वेशन इन इंडिया के अंदर, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड डिटेल्स दे रखी हैं, वाटर की असेसिबिलिटी कितनी है, यूज़ कहाँ ज़्यादा होता है, वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पर ट्रेडिशनल जो वाटर स्टोरेज सिस्टम है इंडिया के अंदर, उनके बारे में दे रखे हैं, ये नाम आपको पता होना चाहिए। जल मंदिर गुजरात के अंदर नाम यूज़ किया जाए, खतरी कुल हिमाचल प्रदेश के अंदर, जयपुर नागालैंड के अंदर, इरियोनेसिस तमिलनाडु, डोंग्स असम, कतास एंड भंडार ओडिशा और मध्य प्रदेश, पार जोहड़ राजस्थान के अंदर और पैट मध्य प्रदेश के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो अटल भूजल योजना है, जल जीवन मिशन है, ये सारी चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, हर खेत को पानी है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी हमारे स्कीम्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को आप इग्नोर कर सकते हो, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। जल ही अमृत, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है अंडर अमृत 2.0, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0। इस मिशन को, अमृत के बारे में हमें ऑलरेडी सारी चीज़ें डिटेल में पता है, अब इसके बारे में पता होना चाहिए। जल ही अमृत जो इनिशिएटिव है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, क्या एम करता है, टू इंसेंटिवाइज स्टेट यूटीज फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, उसके अलावा टू प्रोड्यूस अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर एंड टू प्रमोट अ सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर। ये जो एम है वो इस प्लान के एम है। फिर यहाँ पर वाटर रिसाइकलिंग और उसको यूज़ के बारे में बात की गई है, वाटर की यूज़ की टेक्नोलॉजीज के बारे में यहाँ बात की गई है, बट ये चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, आप इन चीज़ों को स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव, सूरत गुजरात के अंदर लॉन्च किया गया। स्टेट स्पेसिफिक ज़्यादा है,
इसके अंदर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली गुजरात गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो आप स्किप कर सकते हो। गुजरात का एग्जाम दे रहे हो, पीसीएस दे रहे हो, तो यहाँ पर उस चीज को कवर अप कर लेना। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन से रिलेटेड बात यहाँ पर की गई है, बट इसका इंडिया पार्ट ही नहीं है, तो ये भी नहीं पूछा जाएगा, इसको आप स्किप कर सकते हो। ई फ्लो मॉनिटरिंग है, इसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है, स्किप कर सकते हो। नेशनल वाटर अवार्ड्स की बात की गई है। नोडल मिनिस्ट्री कौन है यहाँ पर? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, फिर ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर बात की गई है वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पर, बट ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा, स्किप कर दो। यहाँ भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप कर दो। यहाँ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप कर दो। यहाँ पर मेनली आपके जो ईवी व्हीकल से रिलेटेड यूज है ना, सारे वो बता रखे हैं, बट ये सारी चीजें आपसे यूपीएससी नहीं पूछेगा, इस चीज को आप स्किप कर सकते हैं। कुछ अदर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की बात की गई है, प्लास्टिक पोल्यूशन की बात की गई है। अब इनिशिएटिव है कुछ जो प्लास्टिक पोल्यूशन से रिलेटेड गवर्नमेंट ने लिए हैं, वर्ल्ड लेवल पे भी लिए गए हैं और इंडिया ने लिए भी। ये इनिशिएटिव्स हैं इंडिया के, ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं वर्ल्ड के, तो इनको एक बार आप गो थ्रू यहाँ पर कर सकते हो। जैसे प्रोजेक्ट रीप्लान है, रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर, तो ये कुछ प्लान्स हैं जिनको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिक्स हैं और जिन प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये केमिकल्स हैं जो प्लास्टिक के अंदर यूज़ किए जाते हैं और जो ह्यूमंस के लिए अच्छे नहीं हैं। तो इस पूरे चार्ट को एक बार अच्छी तरीके से आपको गो थ्रू करना है। नेक्स्ट है माइक्रोप्लास्टिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली रिसर्चर्स ने फाउंड किया that the presence of microplastics within both canine and human testes। अब माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है? स्मॉल प्लास्टिक पीसेज होते हैं लेस देन 5 मिलीमीटर लॉन्ग, जो हार्मफुल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, और इनकी दो कैटेगरीज होती हैं। एक प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं जो बहुत टीनी पार्टिकल्स होते हैं, डिजाइन किए जाते हैं फॉर कॉमर्शियल यूज, जैसे कॉस्मेटिक्स के अंदर, क्लोथिंग के अंदर। वहीं सेकेंड माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं जो पार्टिकल्स डेट रिजल्ट फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज प्लास्टिक आइटम्स के ब्रेकडाउन से ये पार्टिकल्स निकलते हैं, जैसे वाटर बॉटल्स। ये एनवायरनमेंट के लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए, दोनों के लिए ही काफी हार्मफुल है। नेक्स्ट है प्लास्टिक ओवरशूट डे सेलिब्रेट। अब ये क्या है? प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 को रिपोर्ट रिलीज की गई, किसने की? रिपोर्ट रिलीज बाय अर्थ एक्शन। इसके अंदर और ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, आप इसको यहाँ पर स्किप कर सकते हो। फिर भी अगर देखना है तो एक बार इसको हम देख लेते हैं। इट मार्क्स द पॉइंट व्हेन अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एक्सीड्स द वर्ल्ड कैपेसिटी टू मैनेज इट। हर कंट्री का अपना अपना है, उस तरीके से ये मेजरमेंट की जाती है। अब ये डिटरमाइन करता है किसके ऊपर? कंट्री की मिसमैनेज वेस्ट इंडेक्स के ऊपर, कि अगर कंट्रीज वेस्ट को अच्छी तरह मैनेज नहीं करेंगी तो आप एक्सीड कर जाओगे उस अमाउंट से, कि उतनी अमाउंट प्लास्टिक की हो जाएगी वर्ल्ड के अंदर जिसको फिर हम compete ही नहीं कर पाएंगे, जिसको हम फिर रिसाइकल नहीं कर पाएंगे और हम अपने एनवायरनमेंट को नहीं बचा पाएंगे। अब MWI मिसमैनेज वेस्ट इंडेक्स, इससे हमें क्या पता चलता है? इस इज द गैप इन वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी और प्लास्टिक कंजप्शन के बीच में आपको ये गैप जो है वो पता चलता है। अब इंडिया जो है इसमें काफी हाई रिस्क के ऊपर फिलहाल चल रहा है। नेक्स्ट पॉल्यूशन जो फिलहाल न्यूज में है वो आपका मरकरी पॉल्यूशन। तो आपको थोड़ा बहुत मरकरी के बारे में पता होना चाहिए। मरकरी क्या है? नेचुरल अकरिंग एलिमेंट है जो एयर में मिलता है, वाटर में मिलता है, सॉइल में मिलता है। इट इज द ओनली मेटल, ये इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट के अंदर होता है, रूम टेम्परेचर के अंदर। ये चीज़ आपने 9th-10th की क्लास की साइंस की बुक में पढ़ी भी होंगी। परसिस्टेंट है, बायोक्यूमुलेटिव है, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट है। ऑल ह्यूमंस आर एक्सपोज टू लो लेवल ऑफ मरकरी। सोर्सेज क्या है मरकरी के? गोल्ड माइनिंग है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, वॉल्केनिक एमिशंस, ये कुछ सोर्स हैं। इफेक्ट क्या है? काफ़ी इफेक्ट है हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर, लंग्स के ऊपर, किडनीज के ऊपर, सभी के ऊपर। जो मरकरी है उसके इफेक्ट नेगेटिव ही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, तो आपको ये बेसिक चीज़ें जो है मरकरी के बारे में पता होनी चाहिए। मिनमाटा कन्वेंशन ऑफ ऑन मरकरी काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, हमने इन्वायरमेंट की क्लास में भी डिस्कस की थी। वहाँ से आप क्लास नहीं देख रहे तो आप यहाँ से इसको एक बार रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। अब ये क्या होते हैं? ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं कार्बन बेस्ड जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हमें पाए जाते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, और अनवांटेड बाय प्रोडक्ट जो एक इंडस्ट्री के, किसी भी इंडस्ट्री के प्रोसेस के अंदर हम चाहते नहीं पर फिर भी अनवांटेडली वहां से कुछ केमिकल सब्सटेंस जो रिलीज
हो जाते हैं। अब इससे रिलेटेड एक स्टॉकहोम कन्वेंशन थी जो मेनली इसी से रिलेटेड थी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड। ये न्यूज में हाईलाइट हूँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास लो तो क्लास ले लेना, नहीं तो यहाँ से इसको गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट कुछ चीजें न्यूज में रही, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करो। यहाँ पर ये है बिस्फेनॉल ए। ये क्या होते हैं? नेगोशिएशंस कंडक्ट हुई बीइंग कंडक्टेड अंडर द एजेस ऑफ यूएनईपी टू एड्रेस प्लास्टिक पोल्यूशन इंक्लूडिंग बीपीए यूज इन प्लास्टिक पैकेजिंग। अब ये क्या होता है वो देखो। केमिकली यूज्ड प्राइमरीली इन प्रोडक्शन ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक एंड एक्सप्लोसिव रेजिन्स। पॉलीकार्बोनेटिक प्लास्टिक्स क्या होते हैं? जो ऑफन यूज होते हैं कहाँ पर? कंटेनर्स के अंदर फूड को और बेवरेजेस को स्टोर करने के लिए। और इपॉक्सी रेजिन्स क्या होते हैं? यूज होते हैं टू कोट द इनसाइड ऑफ मेटल प्रोडक्ट सच एज फूड कैंस और बॉटल टॉप्स, इनको अंदर से कवर करने के लिए। अब एक्सपोजर टू बीपी क्या होता है? उसकी हेल्थ इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ब्रेन के ऊपर भी, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के ऊपर भी। इसलिए इन चीजों को रिप्लेस करना जरूरी है। उन चीजों से रिलेटेड नेगोशिएशन फिलहाल वर्ल्ड लेवल पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं सोइल एसिडिफिकेशन की। सोइल एसिडिफिकेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच जो सोइल का जो पीएच लेवल होता है वो टाइम थ्रू आउट द टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इस चीज को भी मैनेज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बायोकवर की। बायोकवर्स क्या होते हैं? Porous material layers laid directly on a top of a landfill, which is then covered by an oxidizing layer of mature compost. अब इससे क्या होता है? इससे ऑप्टिमल कंडीशंस बनती हैं किसके लिए? मेथेनोट्रॉफिक मीथेन यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया टू थ्राइव एंड एक्ट एज बायोफिल्टर्स। जिनसे क्या होगा? जो मीथेन है वो कंट्रोल, उसका जो एमिशन है वो कंट्रोल होगा बाय कन्वर्टिंग मीथेन किसके अंदर? CO2 के अंदर, CO2 के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या हो सकती है? रोड का कंस्ट्रक्शन, लैंड रिक्लेमेशन, कंट्रोल फंगिटिव मीथेन एमिशन फ्रॉम ओल्ड डंप साइट्स। नेक्स्ट है ग्रास ओपर इफेक्ट। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। फिर है एक्वेटिक डीऑक्सीजनाइजेशन एंड प्लानिटरी बाउंड्रीज। यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये उतना ही बताता है। एक्वेटिक डीऑक्सीजनाइजेशन क्या होती है? कि ओवरऑल डिक्लाइन होना ऑक्सीजन कंटेंट का ओशियनेटिक और कोस्टल वाटर के अंदर, तो उसका भी जो इम्पैक्ट है इकोसिस्टम के ऊपर हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट है कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ। इसके अंदर भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द वाटर डेप्थ एट विच द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसोल्यूशन। कि डिसोल्यूशन जितने CO2 हो रही है उसका रेट और एटमॉस्फेरिक जो CO2 का सप्लाई है उनका रेट, सॉरी जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका रेट सेम होना। उस टाइम पर ये सिचुएशन क्रिएट होती है और डेप्थ ओशन के अंदर फिर इस चीज की वजह से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैज डिजाइन नोवल हाइड्रोजन टू रिमूव माइक्रोप्लास्टिक्स फ्रॉम वाटर। अब हाइड्रोजल क्या है? एक यूनिक इंटरविन पॉलीमर नेटवर्क है जो बाइंड करेगा किसको? माइक्रोप्लास्टिक को, और डिग्रेड करेगा उसको बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट इरेडिएशन। अब ये 3 पॉलीमर लेयर्स को कंटेन करता है। नाम याद भी ना रहे लेयर के तो चलेगा, बस इसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए कि जो हाइजीनिक प्रोडक्ट्स है उनके अंदर इस चीज को यूज किया जाएगा, कुछ मेडिकल एप्लीकेशंस के अंदर इसको यूज किया जाएगा टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, और ताकि जो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर है उसके ऊपर भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट अवॉइड किए जा सके। नेक्स्ट है बायोप्लास्टिक। यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसको हटा सकते हो। फिर है स्टील स्लैग। ये क्या होता है? गाइडलाइंस फॉर यूटिलाइजेशन एंड प्रोसेस ऑफ स्टील स्लैग इन रोड कंस्ट्रक्शन। ये रिलीज किया, किसने रिलीज किया? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। स्टील स्लैग क्या होता है? सॉलिड वेस्ट जो जनरेट किया जाता है स्टील मेकिंग के अंदर, उसको स्टील स्लैग आ जाता है। ये कंपोज क्या करता है? इसके अंदर आपको ऑक्साइड्स मिलते हैं, कैल्शियम की, आयरन की, सिलिकॉन की, मैग्नीशियम की। तो ये आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए स्टील स्लैग क्या होता है, मोर देन इम्पोर्टेंट है। फिर आपको पता होना चाहिए एरोबायोलॉजी क्या होता है। एरोबायोलॉजी होती है इज द स्टडी ऑफ द मूवमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ एयरबॉर्न बायोलॉजिकल पार्टिकल्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड प्लांट हेल्थ। कि जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स होते हैं, जो
अगर हवा पॉल्यूटेड है, वहां से जो पार्टिकल्स निकलते हैं उनका इम्पैक्ट ह्यूमन के ऊपर क्या होता है, एनिमल के ऊपर क्या होता है, प्लांट के ऊपर क्या होता है, ये सारी चीजों को स्टडी करना क्या होता है, एरोबायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है गैस फ्लेयरिंग। ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट रिलीज की, किसने रिलीज की, वर्ल्ड बैंक ने इसको रिलीज किया। और अब ये होता क्या है ये देखते हैं। इट रेफर्स टू बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस एसोसिएटेड विद ऑयल एक्सट्रैक्शन। जी हाँ, रीजंस क्या होते हैं गैस फ्लेयरिंग को यूज करने के, सेफ्टी कंसर्न्स इसके रीजन होते हैं, कुछ इकोनॉमिकली भी इसके रीजंस होते हैं कि इससे जो चीजें हैं वो ज्यादा महंगी चीजें इसकी वजह से अवॉइड की जा सकती हैं, बट ये हमारे नेचर के लिए ज्यादा हार्मफुल है। इसलिए अभी बात हो रही है कि इस चीज को हमें थोड़ा सा कंट्रोल में करना चाहिए। नेक्स्ट है लाइट पोल्यूशन। नाइट टाइम लाइट पोल्यूशन इज लिंक्ड टू इंक्रीज्ड अल्जाइमर रिस्क। ऐसी चीज हुई। लाइट पोल्यूशन क्या होता है, इट इज एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ आउटडोर आर्टिफिशियल लाइट। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, उससे आपका जो लाइट पोल्यूशन है वो थोड़ा एक्सपेंड हो रहा है। अब जो लाइट पोल्यूशन है उसके बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले, बस दैट्स ऑल, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट है बायोबिटुमेन। इसके बारे में आपको इतना बताना चाहिए, इट इज अ पेट्रोलियम free alternative to bitumen manufactured from organic element। एग्जाम्पल किससे बनता है, बायोचार, स्टेबल, लीजन, बायो ऑयल एक्सेट्रा। बिटुमेन क्या होता है, एक ब्लैक सब्सटेंस होता है जो ड्राइव होता है किससे, फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, नॉन फॉर एडेसिव प्रॉपर्टीज, एंड इट इज मेनली यूज किसमें होता है, रोड पेविंग एंड वाटर प्रूफिंग एप्लीकेशन के अंदर। नेक्स्ट है वाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज। जो वाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो लेने की जरूरत नहीं होती। अब वाइट कैटेगरी के अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज आती है, सेक्टर्स विद मिनिमल और नो पोल्यूशन इम्पैक्ट, कि जिन इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन के ऊपर या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे आपके विंड एंड सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड जो आप इंडस्ट्रीज देखोगे उनका इन्वायरमेंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, इसलिए उनको पहले से जो पोल्यूशन बोर्ड्स वगैरह होते हैं उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रीन कैटेगरी के अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं, जिन सेक्टर्स की इंडस्ट्री के अंदर आपको जो पोल्यूशन के ऊपर इम्पैक्ट है उनका लो या मॉडरेट मिलेगा। जैसे राइस और फ्लोर मिल्स की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनका इन्वायरमेंट के ऊपर ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत ही आपको देखने को मिलेगा। ऑरेंज के अंदर वो आती हैं जिनका इम्पैक्ट अच्छा खासा पड़ता है, जैसे कि आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई। और रेड कैटेगरी के अंदर वो इंडस्ट्रीज आती है जिनका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है, जिन इंडस्ट्रीज के की वजह से पॉल्यूशन लेवल जो है वो काफी ज्यादा बूस्टअप होता है, जैसे आपकी माइनिंग सेक्टर हो गया। फिर एमिशन फ्रॉम रॉकेट एंड सैटेलाइट लॉन्च। अब आपकी जो सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, रॉकेट लॉन्च होते हैं, उनसे भी तो पॉल्यूशन फैलता ही है, तो उससे रिलेटेड चीजें हैं, कर दो, इग्नोर कर दो, ये भी इग्नोर कर दो। फिर आपका यहाँ पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बेसिक डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको याद रखना है। फॉर्म किसके अंडर हुई थी, अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के अंडर। और इसको पावर्स और फंक्शंस इसके कहाँ मेंशन है, वो आपके मेंशन है जो आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है 1981 उसके अंदर। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन करता है बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बस ये 3 बातें याद रख लेना, बहुत है। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज स्टेटेड दैट गंगा रिवर इज फेसिंग फ्लड प्लेन इनकॉर्चमेंट। इसकी वजह से न्यूज में रहा। हमें क्या पता होना चाहिए, प्रिंसिपल प्लेस कौन सा सिटिंग इसका, न्यू दिल्ली है। उसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, इन 4 जगह के ऊपर भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो मीटिंग है वो हो सकती है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, कहाँ से मिलते हैं इसको, मतलब अपने राइट्स वो मिलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 210 के अंदर। कंपोजिशन क्या है, चेयरमैन होते हैं इसके अंदर विद 10 to 20 जुडिशियल्स भी होते हैं, और साथ में कुछ एक्सपर्ट्स मेंबर भी आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। बस इतना पता होना चाहिए, उसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ये नहीं पूछा जाएगा, इसको आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। कमिटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। इंडेक्स रिलीज किया, नीति आयोग ने रिलीज किया, ये बात हमने ऑलरेडी भी की थी। अब इसके अंदर डाटाज हैं, जो डाटा है वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, यू कैन इग्नोर। वैसे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स की बात की थी,
हमारे इन्वायरमेंट की क्लास में, बस वो आपको पता होने चाहिए। चिपको मूवमेंट पुरानी मूवमेंट है, बट अभी 2023 में इसको 50 साल कंप्लीट हुए। अब बाय चांस हो सकता है कि ये पूछा जाए, पर वैसे नहीं पूछा जाएगा। 2024 में नहीं, 2023 के अंदर 50 इयर्स कंप्लीट हुए, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट 2024 के प्रीलिम्स के लिए था। तो अगर आपके ऊपर बर्डन ज्यादा है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अदरवाइज कुछ नहीं था, एक नॉन वायलेंट मूवमेंट थी जो फॉरेस्ट कटिंग के अगेंस्ट स्टार्ट की गई थी। कहाँ पर की गई थी? उत्तराखंड के चंपौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ओरिजिन कहाँ से हुआ था? 18th सेंचुरी से ओरिजिन हुआ था, और स्टार्ट सबसे पहले ये चीज किसने की थी? राजस्थान की बिश्नोई कमेटी ने। इट वाज लेड बाय अमृता देवी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ देन किंग ऑफ जोधपुर के अगेंस्ट। और कुछ और इन्वायरमेंट मूवमेंट है आपकी, साइलेंट वैली मूवमेंट है 1973 के अंदर हुई थी अगेंस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ऑन द कुंदापुजा रिवर इन पलाक्कड़ केरला के अंदर। अपीको मूवमेंट हुई थी वेस्टर्न घाट के अंदर। नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, ये किसके लिए हुआ था? जो नर्मदा के ऊपर डैम है, सरदार सरोवर डैम, उसके अगेंस्ट किया गया था। तो ये कुछ इन्वायरमेंट मूवमेंट्स हैं। आपके एनसीईआरटीज में भी ये मूवमेंट्स मेंशन है, ज्योग्राफी के अंदर भी, और आपको इन्वायरमेंट के अंदर भी ये मूवमेंट देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा ये कुछ नहीं है, इसको आप इग्नोर करो, ये सब कुछ इग्नोर कर दो। रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया की बात है, इनिशिएटिव्स मेंशन है। ये सारे इनिशिएटिव हमने अपनी गवर्नमेंट स्कीम वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे, तो दोबारा यहाँ में करने की जरूरत नहीं, बट सारे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप आप यहाँ पर सारी चीजों को कर सकते हैं, ये भी आप स्किप कर सकते हो। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, इसके रिलेटेड हमने जितनी गवर्नमेंट स्कीम वाले लेक्चर में बात की उतनी मोर देन इनफ है, यहाँ पर हम इसको फिर स्किप कर देंगे। फिर यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बता रखा है, और अदर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बता रखा है, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे, ब्लू, टर्क्विज, पिंक, सारे के बारे में। ये थोड़ा सा आप एक बार गो थ्रू यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी के बाद में इनके बारे में क्या है ना, जो स्टैटिक पोर्शन है सिर्फ आपसे वही पूछा जा सकता है, उसको अब 2-3 दिन में जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास है वो आ जाएगी, वहां पर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर और कुछ नहीं है, स्किप कर दो। नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग इंपॉर्टेंट है, बट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एग्रीकल्चर वाले लेक्चर में, तो इसको यहाँ से हम स्किप कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फूड वेस्ट इंडेक्स आपका रिलीज हुआ, इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर पायरा क्रॉपिंग सिस्टम, ग्रीन मैन्योरिंग, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, बस इलीगल सैंड माइनिंग, इन चीज़ों में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सब कुछ स्किप कर सकते हो। इथेनॉल 100, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लॉन्च इथेनॉल 100 फ्यूल। अब ये क्या है? एक क्लीनर एंड ग्रीनर अल्टरनेटिव है किसका? गैसोलीन का। और ये ब्लेंड है किसका? 92 to 94% इथेनॉल, 4 to 5% मोटर स्पिरिट टू प्रोवाइड कलर टू फ्लेम, and ethanol 100 is a high octane number in the range of 100 to 105, which makes it ideal for high performance engines, ensuring improved efficiency and power output, all while minimizing environmental impact. तो मतलब इथेनॉल 100 ओवरऑल बेटर ऑप्शन है यूज करने के लिए, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, स्किप कर दो। परिवेश पोर्टल है, परिवेश पोर्टल के बारे में भी यहाँ पर सिर्फ इतना पता होना चाहिए, डेवलप बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑब्जेक्टिव क्या है? एज अ सिंगल विंडो पोर्टल ये काम करता है, किसके लिए? फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोस्टल रेगुलेशन ऑन क्लियरेंसेज एंड मॉनिटर देयर सब्सिक्वेंट कॉम्प्लायंसेस, कि उनसे रिलेटेड चीजों को कैसे मैनेज किया जा रहा है, कहाँ पर कितने क्लियरेंस, कितनी साफ, सारी चीजों को मैनेज करने का काम किसका है? परिवेश पोर्टल का है। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ है नहीं, बस मिनिस्ट्री याद रख लेना, वो भी बहुत है। ऑर्गेनाइजेशन न्यूज की बात है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। इसके बारे में क्या है? बस एक कंट्री और ऐड हो गई इसके अंदर, अर्मेनिया, उसकी वजह से न्यूज में आ गया। हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा के अंदर है इसके। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 3 रिपोर्ट्स हैं जो ये अलायंस जो है उसको इशू करती है, बस दैट्स ऑल। फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके बारे में हम ऑलरेडी इन्वायरमेंट की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, वहां से नहीं करना तो यहाँ से गो थ्रू कर लेना। फिर सेम इसके, ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, इसको तो आप यहाँ पर स्किप ही कर सकते हो, बस हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। अबू धाबी के अंदर आपके इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर हैं। फिर है यूएन डेसा, यहाँ भी ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये रिपोर्ट्स याद रख लेना।
वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, वर्ल्ड ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। यहाँ पर और कुछ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे तो ऑर्गेनाइजेशंस की कमी नहीं है वर्ल्ड लेवल के ऊपर। जो मेजर है आपकी वही ज्यादा पूछी जाती है, जैसे यूएनईपी है, उसके बारे में आपको ईच एंड एवरी डिटेल पता होनी चाहिए, तो ये भी आप स्किप कर सकते हो। दैट्स ऑल। अब आपका अपडेटेड पार्ट की बात करते हैं। अपडेटेड पार्ट में क्या क्या न्यूज है। पहली न्यूज है आपकी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड ही। 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंडक्टेड इन काली, कोलंबिया। थीम क्या रहा, थीम पता होना चाहिए, पीस विद नेचर थीम रहा। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको यहाँ पर स्किप कर सकते हो। मेजर आउटकम्स के अंदर बहुत सारी आउटकम्स है, इतनी तो याद नहीं होंगी, तो स्किप ही कर दो। ये भी स्किप कर सकते हो, यहाँ भी ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन में नहीं है ना, इन्वायरमेंट के अंदर आपको बेसिक्स पता है, मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशंस आपको याद हैं, इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स है मेजर वो आपको पता है, और जो स्पेसेस न्यूज में चल रहे हैं उनसे रिलेटेड ईच एंड एवरी डिटेल आपको पता है, तो इन्वायरमेंट आप कर जाओगे और आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये है बायोडाइवर्सिटी रूल्स 2024 की बात की गई है। इसके बारे में भी ऑलरेडी हम अपनी इन्वायरमेंट क्लास में मेंशन कर चुकी हूँ मैं, तो इसको भी आप छोड़ सकते हो। यहाँ भी ये भी छोड़ सकते हो। ये है आपका गरुड़ दक्षी, कर्नाटका ने लॉन्च किया है ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम टू कर्ब वाइल्ड लाइफ क्राइम। अब कर्नाटका ने लॉन्च किया, इसलिए यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा इसके बारे में। यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के अंदर इसकी 10th एनिवर्सरी है इस इनिशिएटिव की, बट याद क्या करोगे, कुछ भी नहीं, छोड़ दो। हाइलाइट्स हैं सारी, छोड़ सकते हो, यू कैन स्किप इट। फिर सेक्रेड ग्रोव्स। अब SC propound direction on the identification of sacred groves such as orans by the Rajasthan government in accordance with TN Godavaram judgment. More on the news, ये चीजें रही। अब यहाँ पर चीजें क्या है कि कुछ चीजें जो हैं वो हमारे लिए रिलीजियसली भी इम्पोर्टेंट हैं, इन्वायरमेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बट साथ में हम उनको रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, तो उनके ऊपर तो कुछ होता है ना। तो इस कंट्री की बहुत अच्छी खास बात यही होती है, उनको इन्वायरमेंट से ज्यादा रिलीजन से प्यार होता ही होता है। तो ये कुछ जगहें हैं जो इन्वायरमेंट तो है यहाँ पर, बट साथ में ही रिलीजियस बिलीव्स भी यहाँ से कुछ ना कुछ लोगों के जुड़े हुए हैं, तो ये आप चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो, बट ये चीज यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी अप्रूव्ड कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल राइट अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 टू ट्राइबल सेटलमेंट्स इन अनामलाई टाइगर्स ऑफ तमिलनाडु। अब बात हो गई यहाँ पर सिर्फ तमिलनाडु से रिलेटेड, तो स्किप कर दो। फिर है यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ स्टेट स्पेसिफिक स्टेट से रिलेटेड न्यूज ज्यादा हो जाती है, तो वो हमें स्किप ही करनी पड़ती है, क्योंकि हम हर स्टेट की वाइज न्यूज देखने लग गए तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। कुछ नहीं है, स्किप कर दो। यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन स्किप इट। फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात है, इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी स्किप कर सकते हो। यहाँ पर भी सारी चीजें आप स्किप कर सकते हो। बस ये है जियो इंजीनियरिंग, न्यू स्टडी एक्सप्लोर डायमंड डस्ट एज अ पोटेंशियल जियो इंजीनियरिंग स्ट्रेटेजी फॉर कूलिंग ऑफ प्लेनेट। बेनिफिट क्या है डायमंड की डस्ट को यूज करने के लिए, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड हीट इफेक्टिवली, रिमेन्स एयरबॉर्न लॉन्गर एंड इज लेस लाइकली टू क्लम्प टुगेदर इन एटमॉस्फेयर, safer alternative unlike sulfur dioxide which causes risks like acid rain and ozone depletion। डायमंड जस्ट जो है वो केमिकली इनर्ट है, तो आप इसको भी एज ए यूज कर सकते हो हमारे प्लेनेट को थोड़ा कूल करने के लिए, बस दैट्स ऑल, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर ओजोन से रिलेटेड बात की गई है। ओजोन आपको पता होना चाहिए, साइंटिफिकली लिखते हैं O3 इसको लिखते हैं, वेरिएंट होता है ऑक्सीजन का जो 3 ऑक्सीजन एटम्स को कंसिस्ट करता है। इट अकर्स बोथ इन द अर्थ अपर एटमोस्फेयर एंड एट ग्राउंड लेवल ट्रोपोस्फेरिक जोन। यह हमारी इमेज है, हमने फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास में ओजोन को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया था, तो अगर वो आपको याद है तो इसको यहाँ पर आप स्किप कर सकते हो। फिर अर्बन एयर पोल्यूशन से रिलेटेड डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन है, यू कैन स्किप इट। ये भी आप सारी चीजें स्किप कर सकते हो। ये सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में बात है, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये आपका सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, एक बार गो थ्रू करना चाहो तो कर लेना। फिर की फाइंडिंग्स दे रखी हैं यहाँ पर कि क्या क्या है। फिर
मेजर ग्राउंड वाटर कंटेमिनेंट्स इन इंडिया, क्या क्या पाए जाते हैं ग्राउंड वाटर के अंदर, वो आपको दे रखा है। अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग चीजें जो हैं वो ग्राउंड वाटर को इफेक्ट करती हैं। फिर ये है, कुछ नहीं है, स्किप कर दो, यहाँ भी कुछ नहीं है, स्किप कर दो। मैग्नीज से रिलेटेड बात की गई है, तो आपको मैग्नीज के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। इट इज द फिफ्थ मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड सिलिकेट्स। मैग्नीज जो है एसेंशियल कंपोनेंट होता है फॉर स्टील मेकिंग प्रोसेस। ये प्रेजेंट होता है फूड में, वाटर में, सॉइल में, रॉक में एज अ नेचुरल अक्रिंग कंपोनेंट। इट इज एन एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट विच प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग बॉडी hemostasis. It has been reported to be toxic in higher doses for human beings. और sources क्या हैं? सोर्स ऑफ मैग्नीज कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर कैसे? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स। बस इतना ही पता होना चाहिए, और ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है। ये दो केमिकल्स के नाम हैं जो किसके लिए यूज किए जाते हैं? स्ट्रेन रिमूवर्स, डिग्रीजेस और रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर इनको यूज किया जाता है, और ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं है। फिर यहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात की गई है। सिलिकॉन कॉमन नेम है जो गिवन किसको दिया जाता है? टू मटेरियल कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड विच एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन और एमोफोरस फॉर्म। सोर्सेज क्या हैं इसके? इंडस्ट्रियल प्रोसेस, नेचुरल सोर्सेज भी हैं कुछ, जैसे वॉल्केनो का इरप्शन होना, सोइल इरोजन, डस्ट स्टॉर्म्स, और एग्रीकल्चर के अंदर भी इसके कुछ सोर्सेज हैं, और हेल्थ इम्पैक्ट इसके भी ज्यादा अच्छे नहीं है। फिर ये स्किप कर सकते हो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एरोट्रैक, इसके बारे में क्या है? साइंटिस्ट जो है आईआईटी बॉम्बे के अंदर उन्होंने डेवलप किया है पोर्टेबल वाटर पॉल्यूटेंट डिटेक्टिंग डिवाइस, जिसका नाम क्या है? एरोट्रैक। बस इतना ही पता होना चाहिए, और यहाँ पर कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में जहाँ तक की बात है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी एग्रीकल्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। कोडो मिलेट, ये भी स्पेसिफिक टू वन स्टेट है, स्किप कर दो। एक ये पता होना चाहिए, एग्रीवोल्टिक फार्मिंग, ये क्या होता है? प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीवोल्टिक सिस्टम शोकेस्ड इन किसमें? 7th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर। अब ये एग्रीवोल्टिक फार्मिंग क्या होती है? जो क्रॉप्स को प्रैक्टिस करना, ग्रो करना अंडरनेथ सोलर पैनल्स के अंदर, यूजेस लैंड फॉर बोथ एग्रीकल्चर एंड सोलर फोटोवोल्टिक एनर्जी जनरेशन। की ऊपर आपकी सोलर पैनल्स है और नीचे आपकी जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ भी चल रही है, मतलब एक लैंड का दो चीजों के लिए यूज करना। नेक्स्ट, इंडिजिनियस हाइड्रोजन ट्रेन इंजन, इसकी बात की जा रही है कि इंडिया अभी ट्राई कर रहा है कि वो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल जो हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन है वो इंडिया के अंदर जो है वो रन करेगी। अब इंडिया वाली की बात कर लेते हैं। डिजाइन, रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ। मैन्युफैक्चर कौन करेगा? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, मैन्युफैक्चरिंग कोचेस फॉर द ट्रेन। बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पर आपका मेंशन है, ये आपको देख लेना है। जो इनिशिएटिव्स हैं इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इनको आपको करने की जरूरत नहीं। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं कि यस कैसे कैसे आप यूज कर सकते हो, डीजल व्हीकल्स को कितना यूज कर सकते हो, पेट्रोल व्हीकल्स को कितना यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करना ज्यादा चाहिए, वो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। स्टेट वाइज कुछ रूल्स के अंदर डिफरेंशिएट होंगे। मेजर मोटो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। आपसे नहीं पूछा जाएगा, स्किप कर दो। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ये पूछा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द केन बायतवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट। ओवरव्यू देखते हैं। पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। एम टू डाइवर्ट सरप्लस वाटर फ्रॉम द केन बेसिन टू वाटर स्कार्स एरियाज इन द बेतवा बेसिन। केन बेसिन जहाँ पर पानी ज्यादा है वहां से जहाँ पर बेतवा बेसिन के अंदर पानी कम है वहां पर पानी को चेंज करना, डाइवर्ट करना। 2030 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लोकेशन क्या है? स्पेन्स मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश एंड फोकसिंग ऑन द ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड रीजन जहां पर पानी की कमी है उस कमी को पूरा करना इस प्रोजेक्ट का कार्य। फेज 1 फेज 2 इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो आपका कंप्लीट किया जाएगा। बैकग्राउंड क्या है? फर्स्ट प्रपोज बाय सर अर्थर कॉटन 1950s के अंदर, रिवाइव्ड किया गया 1972 में बाय के.एल. राहुल, देन इंडियाज पावर एंड इरिगेशन मिनिस्टर जो थे उस टाइम पर। ये इसका सारा बैकग्राउंड आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये आपका पूरा यहाँ पर, इसके बारे में तो हम ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं। कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ प्रोजेक्ट और आपके इसी के अंदर बनेंगे। फिर ये कुछ नहीं है, यहाँ पर सब कुछ स्किप कर दो फिर से। ये सारी चीजें जो है स्किप इट।
दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा मत सोचना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने स्किप की हैं। एक महीना भी एग्ज़ाम को हमारा बचा नहीं है, तो एक महीना भी नहीं रहा है, तो हमें इतना ही फास्ट फॉरवर्ड काम करना पड़ेगा। पीडीएफ्स हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, फील फ्री टू मेंशन ऑन टेलीग्राम, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।